नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान बड़ी तेजी से भड़क गया है और इतनी तेजी से भड़क गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय ले लिया। उत्तर प्रदेश योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में एक 1000 साल पुरानी मस्जिद को गिराने का फैसला किया गया और ये फैसला कोई सामान्य फैसला नहीं था। उन लोगों का कहना है कि ये मस्जिद 1000 साल पुरानी है, इसलिए इस मस्जिद को गिराना ही हमारा उद्देश्य, मतलब इस मस्जिद को गिराना ही पड़ेगा, ये बात सामने आती है। उत्तर प्रदेश के काशी में एक ऐसा प्रशासनिक फैसला हुआ जिसने सीधे सरहद पार पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन को भी हिलाकर रख दिया। राष्ट्रपति भवन से बयान आ गया, यानी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान आया और उन्होंने कहा भारत ये ठीक नहीं कर रहा है, 1000 साल पुराने इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। अब ये बात कह दी और ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में ऐसा फैसला हुआ। लेकिन रुकिए, क्या ये मस्जिद वाकई में 1000 साल पुरानी है? ये जानने की आवश्यकता है। फिर खुद के देश में जो पाप हो रहे हैं, जो वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, सैकड़ों लोगों की हत्याएं जनरल डायर की तरह कर रहे हैं या उनसे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में कर रहे हैं, उनको छुपाने के लिए तो कहीं ऐसा नहीं किया जा रहा है। एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट 1955 का है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था मस्जिदों को, मंदिरों को और गुरुद्वारों को लेकर। क्या ये उससे रिलेटेड कोई सबक नहीं है? सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। वक्फ बोर्ड भारत में बना कब? क्या 1000 साल पहले बना था? और वक्फ बोर्ड में जो इंतजामिया कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी, क्या ये कमेटी बिल्कुल अल्लाह की कमेटी है? इसका फैसला ही अंतिम है या फिर सरकारी रिकॉर्ड भी कुछ है? वक्फ ने कोई प्रॉपर्टी अपने नाम चढ़ा ली और चढ़ाने के बाद वो कहता है कि ये संपत्ति तो हमारी है। क्या वाकई में वक्फ ने कोई संपत्ति चढ़ा ली तो वो संपत्ति उनकी है? क्या ये जो मस्जिद का नाम रखा गया, वो मस्जिद का नाम भी क्या उसी तरह का है? अब देखो, मस्जिद का नाम भी बड़े गजब का है, शहीद के नाम से रखा गया। अब ये जो पूरा मसला है, ये योगी सरकार का मास्टर प्लान है या केंद्र सरकार का प्लान है, या फिर योगी सरकार के रहते केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन कर रही है या केंद्र सरकार उसका लाभ उठा रही है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। फिर भारत के विदेश मंत्रालय को स्टेटमेंट देना पड़ा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान को दो टूक बताने के लिए, यह हमारा इंटरनल मामला है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, इसमें तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, तुमको नहीं बोलना चाहिए, अपनी स्थिति में रहिए। ये भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली ये बयान दिया। हम लोग बात कर रहे हैं बनारस में एक मस्जिद की। बनारस की ये मस्जिद रेलवे स्टेशन पर है और हम सब जानते हैं कि रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है। जीर्णोद्धार न करिए, पुनर्विकास हो रहा है। मोदी जी वहां से रिप्रेजेंटेटिव हैं, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। 350 करोड़ से ज्यादा रुपया बनारस के रेलवे स्टेशन के लिए निकाला गया। वो बिल्कुल एयरपोर्ट से भी, विश्व के, पाकिस्तान के जो अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट हैं उनसे भी अच्छा उसका स्ट्रक्चर है। इसके लिए भारत सरकार वहां पर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ रही है। तोड़ते समय एक मस्जिद भी सामने आई। इस मस्जिद का नाम है गंज शहीदा मस्जिद। अब गंज शहीदा मस्जिद नाम क्यों रखा गया? मैंने खोजने की कोशिश की तो पता लगा गंज शहीदा मस्जिद इसका इसलिए रखा गया क्योंकि जब मुस्लिम आक्रांता भारत में आए तो मुस्लिम आक्रांताओं ने जो मारकाट की, उस मारकाट में हिंदू समाज ने काशी, मथुरा या अयोध्या बचाने के लिए जो शहादतें दी या जो शहादतें अपनी दी और उनकी कत्ल किए, उनको रोका, उनकी हत्याएं करी, उन सूफियों की जो यहां ड्रामा कर रहे थे, उन आक्रांताओं के सिपह सालारों की जो यहां पर मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, उन लोगों की जो हत्याएं की गई, उनको एक सामूहिक जगह पर दफन किया गया। यानी कि जब वो यहां से भागे, वापस गए या फिर वो जो यहां से हारे
लोगों ने प्रोटेक्शन किया, रिटेलिएशन किया। तो जब वो वापस भाग रहे थे तब जो जो डेड बॉडियां यहां रह गईं उनको समाज ने वहां गड्ढा करके गाड़ दिया। हिंदू समाज तो ऐसा ही है, मरने के बाद आत्मा निकल गई तो ये मानते हैं कि वो निकल गया जो दुष्ट था, अब उसकी बॉडी को उसके धर्म के संस्कारों के अनुसार दफन करना चाहिए, तो वहां पर वो दफन कर दी गई। ऐसा कहते हैं कि लंबे समय तक वो जगह ऐसी ही पड़ी रही। बाद में जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में शासन करना शुरू किया तो ये स्थान चिन्हित करते हुए उन्होंने कहा ये तो शहीदों के स्थान है। हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए जो हमने आक्रांता भेजे थे, जो हमने सिपहसालार सैनिक भेजे थे, उन सैनिकों की शहादतें यहां पर हुई और उनकी डेड बॉडी यहां पर गड़ाई गई, इसलिए ऐसे स्थान को शहीद कहा जाएगा। गंज शहीदा मस्जिद उसको कहा गया और यह कहा जा रहा है, हालांकि वो मस्जिद बाद में बनी होगी नो डाउट, लेकिन यह कहा जा रहा है 1000 साल से, क्योंकि 1000 साल पहले उन आक्रांताओं के जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, उनकी डेड बॉडियां दफन की गई थी, इसलिए गंज शहीदा मस्जिद। अब उसके बाद उस पर मस्जिद बना दी गई उनकी शहादत में और उसका नाम भी वही रख दिया गया। रेलवे वहां पर था, रेलवे वहां से बन गया। रेलवे पहले था या बाद में था इसका कोई डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ मुसलमानों का कहना है ये 1000 साल से मस्जिद यहीं पर है। ये गंज शहीदा शहीदों की है, इस्लामिक शहीदों की मस्जिद है, ये हमारा इतिहास है। हिंदुस्तान पर कब्जा करने का इतिहास बताते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये उन विदेशी आक्रांताओं की डेड बॉडियां तो हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसकी तो नहीं है, वो तो कन्वर्टेड है। और जो विदेशी आक्रांता आए थे या तो वो मारे गए या फिर वो वापस चले गए। ईरानी तुरानी ग्रुप दोनों ही खत्म हो चुके थे। ये तो केवल हिंदुस्तानी मुसलमान बचा था जिनको आज भी विश्व हिंदी कह के पुकारता है। फिर किस लिए ऐसा, मैं आपको उसको विषय बताता हूं। जब प्रोजेक्ट ये तैयार हुआ और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सरकार ने ठाना तो रेलवे ने मस्जिद को नोटिस दिया और नोटिस देकर कहा कि इस मस्जिद को उठाकर यहां से कहीं ले जाइए। अब इसके पीछे का एक तथ्यात्मक बात भी समझने की आवश्यकता है। मैं याद करता हूं 1965 में एक नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी किया था, सभी सर्कुलर जारी किया था, सभी राज्य सरकारों को दिया था। शास्त्री जी की सरकार हुआ करती थी और वो नोटिफिकेशन इस बात का था कि जो चर्च हैं ये चर्च उनके हो सकते हैं, लेकिन ये जमीन लीज पर है या ये जमीन भारत सरकार की है, राज्य सरकारें इस पर इन्वेस्टिगेशन करें और इन जमीनों को खाली करवाएं, जिसको चर्च अपना जहां ले जाना है वह ले जाए। ये लोग किराए पर हैं, इन्होंने जमीन पर या तो जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है या भारत सरकार ने इनको जमीन प्रोवाइड कर रखी है, लीज पर दे रखी है या वैसी दे रखी है, लेकिन इनके चर्च हो सकते हैं, जमीनों की ओनरशिप इनकी नहीं है। ये 1965 का एक सर्कुलर उस समय शास्त्री जी की सरकार ने जारी किया था। हालांकि शास्त्री जी की कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद वो विषय कभी उठाए ही नहीं गए। उसमें वो सूचियां भी थी कि कौन से चर्च हैं। ये मस्जिद के विषय में भी रेलवे यही कह रहा, रेलवे ये कह रहा है ये जमीन तो हमारी है, ये हो सकता है मस्जिद तुम्हारी हो, अपनी मस्जिद उठाकर यहां से ले जाओ। बिल्कुल, मैंने घर बनाया, किसी की जमीन पर घर बनाया और घर बनाकर मैं रहने लगा। जब जमीन वापस करने का नंबर आएगा, जो ओनर आएगा वो कहेगा या तो स्ट्रक्चर उतार ले जाओ, नहीं तो तोड़वाई लगेगी। हमेशा लीज की कंडीशंस में भी यही लिखा जाता था कि जमीन तुमको दी जा रही है, जब वापस दी जाएगी तो या तो इसका स्ट्रक्चर तोड़ कर दिया जाएगा और या फिर इस मलबे को साफ करके दिया जाएगा, अदरवाइज उसका पेमेंट किया जाएगा। अब रेलवे कहता है ये जमीन हमारी है, हमारे दस्तावेजों में, सरकारी दस्तावेजों में जमीन हमारी है। इस मस्जिद हो सकता है ये पुरानी मस्जिद हो, आजादी से पहले की मस्जिद हो, लेकिन जमीन हमारी है, इसलिए आपको खाली करना पड़ेगा। रेलवे एक्ट ये कहता है कि उनकी जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई इंक्रोचमेंट कभी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही समय तक कोई व्यक्ति, संस्था या स्ट्रक्चर वहां बना हो, उस स्ट्रक्चर, व्यक्ति या संस्था को जाना ही होगा। ये जमीन रेलवे की है, रेलवे कभी कॉम्पनसेशन भी नहीं देता और रेलवे कभी उसका हर्जाना खर्जाना रिहेबिलिटेशन भी नहीं देता। ये सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है। ऐसी परिस्थिति में जो लोग जब यहां से शिफ्ट होगी मस्जिद, अगर शिफ्ट करते हैं वो तो शिफ्ट होगी तो योगी बाबा को जगह देनी पड़ेगी,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार है। वाकई में क्या होगा इस बात को लेकर, जैसे ही नोटिस गया आसिफ अली जरदारी को पेट में बड़ी तेज से दर्द हुआ और उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दे डाला। उन्होंने कहा भारत हमारी विरासत मिटा रही है, भारत हमें समाप्त कर रही है, भारत हमारी धरोहर को खत्म कर रही है। हालांकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने तत्काल उसका जवाब दिया और कहा भारत के इंटरनल मामलों की तरफ तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम अपने घर में देखो कि क्या अहमदियों के साथ कर रहे हो, क्या सिखों के साथ कर रहे हो, क्या हिंदुओं के साथ कर रहे हो और क्या शियाओं के साथ कर रहे हो। तुम अपने घर में जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो और उसको सही करो, हमारे घर को ध्यान मत दो। भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया करी। लेकिन क्या वाकई में आसिफ अली जरदारी इस बात को कहने के लिए, गंज शहीदा मस्जिद उनकी धरोहर है, ऐसा कहने के लिए राइट रखते हैं? इसके लिए हमको 1955 के एक समझौते पर जाना पड़ता है। 1955 में भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। हालांकि यह समझौता होना नहीं चाहिए था, लेकिन समझौता हुआ तो हुआ। हालांकि मेरा प्रश्न अभी भी है, अगर कोई दो सरकारें समझौता करती हैं बिना पार्लियामेंट से उसका रिकॉग्निशन लिए, क्या वो समझौता दो व्यक्तियों का मान्य होता है? मैं कहता हूं भारत सरकार, आज की भारत सरकार अगर किसी देश की सरकार के साथ कोई समझौता करती है, मेमोरेंडम साइन करती है, तो बिना पार्लियामेंट से वेरिफिकेशन के, बिना रिजर्वेशन के या बिना रिकॉग्निशन के क्या वो समझौता मान्य है? नेहरू अगर देश को बेचना चाहते और दस्तखत करके चले आते हैं तो क्या वो दस्तखत मान्य है जब तक कैबिनेट से अप्रूवल ना आया हो? आपको याद होगा इंदिरा गांधी के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हैं और प्रधानमंत्री को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, निर्णय लेने का अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को है। तो क्या दो लोग कोई समझौता बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अप्रूवल के और बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के लेते हैं तो वो मान्य है? पहला समझौता नेहरू लियाकत समझौता। नेहरू लियाकत समझौता इस बात का हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमान रुक सकते हैं, जबकि निर्णय यह हुआ था कि सभी मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है और सभी हिंदुओं को हिंदुस्तान आना है। लेकिन नेहरू जी का दिल पसीज गया, सोहरावर्दी उनको लिपट गए और सोहरावर्दी जिन्होंने बंगाल में कत्लेआम 16 अगस्त को मचाकर रखा था, गोपाल पाठा जिनके विरुद्ध खड़े हुए थे, आप सोचिए कि उन्होंने नेहरू लियाकत समझौता कर दिया। लेकिन नेहरू लियाकत समझौते से क्या हासिल होने वाला था? हिंदुस्तान में अगर मुसलमान रुकेगा और उसके रिलीजियस स्ट्रक्चरों को ना बचाया जाए तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि दारुल इस्लाम बनाना उद्देश्य था, हिंदुस्तान को कब्जा करना उद्देश्य था, हिंदुस्तान पर इस्लामिक शासन लाना उद्देश्य था उस समझौते का। तो फिर कैसे होता? इसलिए 1955 में एक और समझौता हुआ। इस समझौते को पंत मिर्जा समझौता कहा जाता है। यानी कि भारत से गोविंद वल्लभ भाई पंत और उधर से मिर्जा साहब, इन दोनों ने समझौता किया। इस समझौते में यह तय किया गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं, उन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को दोनों देश प्रिजर्व करेंगे। लेकिन उस समझौते में वो चिन्हित किए गए थे कि कौन से रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रिजर्व किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इस 1955 के अकॉर्ड में जो पिलग्रिम साइडें थीं, जो कोर मैंडेट दिया करते, जो प्रॉपर्टी ओवर, मतलब ये जो पिलग्रिमेज साइडें थी उनको, जैसे सिखों की बात करें तो गुरुद्वारा जन्म आस्थान या फिर गुरुद्वारा करतार साहब और इस तरह के 2-3 गुरुद्वारे संरक्षित किए गए थे। हिंदुओं के लिए सिली कतस राजधाम या फिर हिंगलाज माता का मंदिर या फिर शंकराचार्य की पीठ, ये स्थान पाकिस्तान में संरक्षित रखने के लिए दिए गए थे और ये कहा गया था कि इन स्थानों पर भारत से हिंदू लोग जो आस्था रखते हैं, ऐसे सिंध के 2-3 स्थान और हैं, सिंध के मंदिर हैं, झूलेलाल के मंदिर, जिनमें यह कहा गया कि इन मंदिरों में दर्शनार्थी आएंगे, इन गुरुद्वारों में लोग आएंगे तो पाकिस्तान सरकार उनको मना नहीं करेगी और इन स्थानों को संरक्षित रखेगी, यहां सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। ऐसे ही हिंदुस्तान में भी कुछ स्थान रोके गए, जैसे अजमेर शरीफ,
उसका दरगाह एक्ट बनाया है भारत सरकार ने। अजमेर शरीफ भारत सरकार नहीं तोड़ेगी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भारत सरकार नहीं तोड़ेगी। ऐसे हमने हिंदुस्तान में भी 2-3 स्थान उनको दिए कि भाई ये स्थान हम प्रिजर्व करेंगे, इन स्थानों पर किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी। भारत सरकार इस बात का प्रतिबद्ध है। लेकिन इन स्थानों को छोड़कर सभी स्थानों पर बुलडोजर भारत सरकार चला सकती है, और इन स्थानों को छोड़कर सभी स्थानों पर बुलडोजर पाकिस्तान सरकार चला सकती है। ऐसा कोई ना तो प्रतिबंध है और ना इसका कोई अनुबंध है। मतलब साफ है कि भारत अपनी जमीन को खाली करेगा और पाकिस्तान अपनी जमीन को खाली करेगा। पाकिस्तान ने वो सारे गुरुद्वारे, वो सारे मंदिर, वो सारे स्थान जो कि इस समझौते में नहीं थे, मोस्टली गिरा दिए। उन्होंने इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट बनाया और उसकी कमेटी बनाई। उस कमेटी ने यह तय किया कि हिंदुस्तान में लोग हिंदू जा चुके हैं, यहां हिंदुओं की आबादी कम हो चुकी है, जहां हिंदू नहीं है वो तो स्थान बिल्कुल साफ करके किया जा सकता है। उन्होंने आर्मी को बांट दिए, उन्होंने अपने पब्लिक ट्रस्ट के काम चलाए, उन्होंने अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई, उन्होंने अपने सार्वजनिक उपयोग के स्थान बनाए। वो प्रॉपर्टी चाहे निजी संपत्ति किसी हिंदू की थी या फिर वो हिंदुओं की सार्वजनिक संपत्ति थी, वो पाकिस्तान हो गया, इसलिए वो सारी संपत्ति पाकिस्तान की हो गई। हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही तय हुआ था। इन 3-4 स्थानों को छोड़कर सभी स्थान भारत सरकार के हो गए, और भारत सरकार चूंकि मुसलमानों को टोटल पाकिस्तान जाना था, इसलिए अब इन संपत्तियों पर मुसलमानों का कोई हक नहीं बचा। तो फिर सवाल यह है कि अगर इन 2-3 संपत्तियों को छोड़कर मुसलमानों का कोई हक नहीं है या कोई इंटरनेशनल समझौता नहीं है, तो फिर गंज शहीदा की मस्जिद के लिए जरदारी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पाकिस्तान इसमें क्यों कूद पड़ा है? क्योंकि अब उनको लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं और देश में मोदी जी बैठे हैं, और अब जिस प्रकार से बंगाल में विजय हुई भारतीय जनता पार्टी की, जिस प्रकार से असम में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जिस प्रकार से सोहरावर्दी का नामो निशान मिटाने की कोशिश चल रही है बंगाल में, वो ये बता रहा है कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने का सपना देखने वाले अब भविष्य में भी सोचने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान की जो दुर्दशा है वो जानने के लायक भी नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हृदय हैं। हम वो कलंक गाथा न तो सुन सकते हैं न सुना सकते हैं। लेकिन ये एक मस्जिद, ऐसी मस्जिद जिसका मुकदमा, नो डाउट वो कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, नो डाउट वो कह रहे हैं हम, रेलवे कह रहा है अगर वक्फ बोर्ड ने अपने पास चढ़ा ली है तो इससे वक्फ बोर्ड जाने उसने किस आधार पर चढ़ा ली, हमारी जमीन को वक्फ बोर्ड कैसे चढ़ा सकता है। और अगर वो कहते हैं स्ट्रक्चर उनका है तो स्ट्रक्चर अपना ले जाएं, मर्जी वो वहां स्थापित करें, हमसे क्या लेने देना। हमें 360 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां शुरू करने हैं। इस रेलवे स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाना है। भारत में आध्यात्मिक राजधानी के रूप में, आध्यात्मिक प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है, क्योंकि मथुरा, काशी और अयोध्या 3 बड़े धाम उत्तर प्रदेश में ही हैं। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश में तीर्थाटन का विकास आवश्यक है, और मोदी सरकार तो वैसे ही पूरे देश में सड़कें गलियां बना रही है, तो तीर्थ स्थल क्यों नहीं बनाए जाएंगे। अगर काशी का कॉरिडोर वैसा बन सकता है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भव्य बन सकता है, तो रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले लोगों को उतरते ही प्रतीत होना चाहिए कि वो काशी में है। लेकिन मस्जिद तो सब जगह है। एक ज्ञान बापी खड़ी करी तो यहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी करी, कहते हैं कि 1000 साल पुरानी है, कोई एविडेंस। कब्रिस्तान का तो हिसाब हो सकता है कि 1000 साल पुराना है, क्योंकि वहां उनकी कब्रें गड़ाई गई थी, उनको दफन किया गया था जो भारत को कुचलने आए थे। लेकिन इनकी नजर में तो वो शहीद है ना, इसलिए पाकिस्तान के दर्द होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो शहीद मानते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं इनकी वजह से वो हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं हिंदुस्तान पर आक्रांता वर्ण ने कब्जा किया था, इसलिए उनकी पैदाइश हुई, इसलिए उनका अस्तित्व आया, इसलिए वो इस धरा पर जिंदा हैं, इसलिए पाकिस्तान बना। आप क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा, पढ़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।